जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे ईडीओ 2025 सहायक विकास विस्तार अधिकारी की तैयारी और ये 73वां संविधान संशोधन के ऊपर हमारा एक दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले हमने इसके ऊपर एक वीडियो डाला है। वैसे तो टोटल ये वीडियो नंबर 3 है, लेकिन यदि ये हमारा संविधान संशोधन के ऊपर पार्ट 2 है। पहला वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इन्फॉर्मेशन वाला स्टार्ट है और वहाँ से लगभग ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की वजह से हमने वीडियो को छोटा किया है। मतलब अधिकतम आधे घंटे का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होने से ना लोगों को बोर लगने लग जाता है, इसलिए 30-30 मिनट का वीडियो डाला गया है। चाहो तो आप इसको फास्ट मोड पर ही देख सकते हो वीडियो को। और यदि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, लाइव मतलब फेस टू फेस, तो फेस टू फेस भी पढ़ा सकते हैं। यदि आपका डिमांड हो तो हम आपके साथ फेस टू फेस होकर भी पढ़ा सकते हैं। वैसे आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए, फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि फेस टू फेस आना चाहिए तो जरूर हम कोशिश करेंगे आपके साथ फेस टू फेस बात करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम करेंगे संविधान का अनुच्छेद 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल। यहाँ से प्रश्न दिखने को बहुत मिलता है, घुमा फिरा के यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आपको सतर्क होने की जरूरत है इस टॉपिक पर, है ना। यहाँ पे आपको सतर्क होने की जरूरत है कि यहाँ आपको घुमा के पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, पंचायतें प्रथम बैठक दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो कार्यकाल है वो पंचायतों का कार्यकाल है, किसी भी व्यक्ति या फिर पद का नहीं है। ठीक है, पद कहा जाए तो पंच, मैं यहाँ लिख दूं क्या, वैसे तो जरूरत नहीं है, पंच, सरपंच और जितने भी हमारे हैं अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष, जो भी है, जितने भी पंचायतों के पद हैं उनका कार्यकाल नहीं होता है, पंचायतों का कार्यकाल होता है। यदि पंचायतें विघटन हो गया, पंचायत विघटित हो गई तो उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि कभी प्रश्न में पूछा जाए कि सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो लिटरली देखा जाए तो ये आंसर गलत है। सरपंच का कार्यकाल 5 साल के नहीं होता है, पंचायत का कार्यकाल 5 साल के होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि ये कब से स्टार्ट होता है ना। क्या आपने जिस दिन चुनाव का फॉर्म खरीदा या चुनाव का फॉर्म भरा या जिस दिन मतदान हुआ या जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित हुआ या जिस दिन आपके नाम को नोटिफाई किया गया कि ये सरपंच बन गए, पंच बन गए या फिर अध्यक्ष बन गए, क्या उस दिन से आपकी जो काउंटडाउन है ना, वहाँ से स्टार्ट होगी, वहाँ से हम 1 2 3 गिनना शुरू करेंगे 5 साल के लिए? ऐसा नहीं है ना। ये सब चीज़ होने के बाद आपने फॉर्म खरीदा, फॉर्म भरा, है ना, फॉर्म भरा, इलेक्शन भी हुआ, आपका रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट में जीत भी गए, उसके बाद गजट में नोटिफाई भी आ गया कि फलाना आदमी इस पद पर आसीन हो गया। उसके बाद एक प्रथम बैठक होती है। ठीक है, तो उस बैठक दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए पंचायतें बनी रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के पूर्व आपको इलेक्शन कराना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यदि कल 5 तारीख है, मान लेते हैं कल 5 तारीख है तो 5 तारीख का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कार्यकाल खत्म होने से पहले कोई नया व्यक्ति आके चुनाव में आसीन हो जाएगा। ये आगे कहा जाए कि पंचायत का कार्य, इसलिए मैंने कहा था कि सरपंच 5 साल के नहीं होता। यदि आपका कार्यकाल 1 महीना पहले या फिर 1.5 महीना पहले आचार संहिता लग जाए तो आप क्या पूरे 5 साल तक राज किए या फिर 5 साल तक काम किए? बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल होता है और पंचायत को उसके विघटन दिनांक से 6 महीने के पूर्व कभी भी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 6 महीने पहले ही लगाया जाएगा, लेकिन 6 महीने के पूर्व कभी भी आचार संहिता लगा दिया जाता है। और इलेक्शन में मिनिमम स्टैंडर्ड यदि देखा जाए तो 2 महीने का समय तो लगता ही है मिनिमम, उससे कम में बात नहीं बनेगी। मिनिमम 2 महीना लगता ही है नए व्यक्ति को पदासीन होने में। ठीक है, चलिए तो और आगे बात करते हैं इस पर। पंचायत का गठन हेतु निर्वाचन, कहने का मतलब है यदि पंचायत गठन करना, इसके लिए निर्वाचन करना पड़ेगा, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अवधि समाप्ति के 6 माह पूर्व निर्वाचन कार्य पूर्ण होगा, वही मैंने बताया है ना। यदि अवधि समाप्त हो रहा है किसी भी पंचायत का तो उसको 6 माह पूर्व निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है।
यदि पंचायत के विघटन 6 माह पूर्व विघटित हो जाता है तो निर्वाचन नहीं हो। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। मान लेते हैं कोई पंचायत होगा, कोई भी, हम जिला जनपद कोई भी मान लेते हैं, कोई पंचायत मान लेते हैं दिसंबर में, उसका डेट है कि 31 दिसंबर मान लेते हैं ना, ये मानने की बात है, 31 दिसंबर को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ठीक है, 31 दिसंबर को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और विघटन का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, है ना। देखिए, आचार संहिता लगना विघटन नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका लास्ट डेट कब है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। लेकिन यदि गवर्नमेंट किसी भी वजह से यदि इस पंचायत को विघटित कर देती है ना, इस पंचायत को यदि विघटित कर देती है, मान लेते हैं ये कब हो गया, सितंबर में हो गया। ठीक है, सितंबर में हो गया। यदि सितंबर में विघटित हो गया तो क्या 6 माह पहले बचा है क्या, है ना। यदि सितंबर में घटित हो गया तो कितने दिन बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ले देखिए 3-4 माह बचे हैं। तब कोई नया निर्वाचन नहीं होगा, मतलब उपचुनाव नहीं होगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, उपचुनाव नहीं होगा, उपचुनाव नहीं होगा उसके लिए। लेकिन यही कार्य मान लेते हैं ये तो दिसंबर हो गया और इसी वर्ष के अप्रैल में हो जाता है, अप्रैल में हो जाता है, अप्रैल में, है ना, अप्रैल में हो जाता है, तो 6 महीने से अधिक दिन बच गए, है ना, 6 महीने से अधिक दिन बच गए। तब के केस में उस कार्यकाल तक के लिए फिर से एक उपचुनाव कराया जाएगा और ये पंचायत के लिए भी लागू होगा और एक व्यक्ति के लिए भी लागू होगा। जैसे मान लेते हैं सरपंच है ना, वैसे पूरा मान लेते हैं पूरा विघटन नहीं हो रहा है, सरपंच का कार्यकाल, ये फिर उस पंचायत का कार्यकाल, है ना, पंचायत का कार्यकाल मतलब सरपंच का कार्यकाल 31 दिसंबर तक था। यदि वो सितंबर में ही रिजाइन कर देता है या फिर उसका पद खाली हो जाता है तो नया सरपंच चुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 6 महीने से कम है। अब उसको सीधे नए निर्वाचन में ले लिया जाएगा। लेकिन वही सरपंच यदि अप्रैल में अपना त्याग पत्र देता है, पद छोड़ देता है, पद रिक्त हो जाता है, तब की स्थिति में हमको एक नया सरपंच चुनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल अभी भी उस पंचायत के पास है। तो ये बात समझिएगा। और सेम यही बात है अभी हम पंचायती राज में करने वाले हैं। तो ये तो स्टार्टिंग है, पंचायती राज में तो इससे भी ज़्यादा डीप में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। उपचुनाव से गठित पंचायत शेष अवधि ले रहेगी। अभी हमने जो एक स्लाइड बताया था ना आपको, जैसे मान लेते हैं जैसे अप्रैल, है ना, अप्रैल में यदि कोई पंचायत का गठन होता है और इसका कार्यकाल कब तक था, दिसंबर तक था, तो जो उपचुनाव होगा मतलब 6 महीने से पहले वाला जो उपचुनाव होगा वो मात्र दिसंबर तक का होगा, उसके बाद का नहीं। या फिर अप्रैल में यदि कोई सरपंच चुना जाता है तो उसका कार्यकाल केवल दिसंबर तक होगा, ले दे के 8 से 9 महीना, उसके बाद नहीं होगा, है ना। 5 साल के लिए नहीं चुना जाता है, उपचुनाव हमेशा शेष कार्यकाल के लिए होता है, पूरे कार्यकाल के लिए नहीं होता, है ना। तो मेन चुनाव को हम आम चुनाव बोलते हैं या फिर आम निर्वाचन बोलते हैं। और जो बीच जैसे कोई ईयर खत्म नहीं हुआ है, उसका टर्नओवर खत्म नहीं हुआ है और बीच में यदि हमको कुछ चुनाव करना पड़ गया तो उसको उपचुनाव के नाम से जानते हैं। ये सबके लिए लागू होता है ना, चाहे अध्यक्ष, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये सबके लिए लागू होता है, ये बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं 243F, इसको होती है सदस्यता की निर्भरता, मतलब वैसे कौन लोग हैं जो पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते। तो क्या क्या है ये भी देखिए। विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम अनुसार, यदि विधानमंडल ने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार यदि आप नहीं हो तो आप पंचायत के ना तो पंच बन सकते हो, ना सरपंच, ना अध्यक्ष, ना उपाध्यक्ष, कुछ नहीं, खाली डब्बा। परंतु 21 वर्ष वाला अर्हर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे ख्याल से मैं अभी तक जो विधानमंडल का जो नियम होगा, भला यदि वर्ष की बात करेगा विधानमंडल तो 21 वर्ष का यदि है तो आप उसके लिए योग्य है। बाकी और बहुत सारे नियम रहते हैं भाई, 21 वर्ष वाली बात नहीं है, बहुत सारे नियम रहते हैं इसमें। निर्योग्यताओं अधीन प्रश्न होने पर विधानमंडल के विधि द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई ऐसा होता है कि ये व्यक्ति लड़ने लायक है कि नहीं है, इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है और कोई ऐसा विवादित हो जाता है तो इसके लिए विधानमंडल के नियम द्वारा उसको फिक्स किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को, कि वो सही है कि गलत है। ठीक है,
243 जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी। जब भी कोई पंचायत गठन होकर आ रही है, उसकी शक्ति क्या होगी, उसका अधिकार क्या होगा और उसकी जिम्मेदारियां क्या होगी, इसको कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल, है ना। अब ये बहुत लंबा चौड़ा विषय रहता है ना, जब पंचायती राज पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसकी नियम क्या है, मतलब उसकी अधिकार क्या है, शक्ति क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं, वो तो हम पंचायती राज में पढ़ेंगे। संविधान वाले, मतलब जो विधानसभा, विधान बोलता हूँ जी, जो संविधान संशोधन किए थे, जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने बस इतना लिख के गए हैं कि जो विधानमंडल जो नियम बनाएगा वो फॉलो होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेट हैं और सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग स्थिति है, इसलिए संविधान में उस नियम को नहीं बनाया गया है, विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया है। आप अपने स्टेट के हिसाब से जैसा नियम, जैसा उचित लगे वैसा नियमानुसार आप नियम बना सकते हैं। राज्य विधानमंडल नियम बनाते समय ध्यान रखेगा कि 11वीं अनुसूची की बात हो। अभी हमने 11वीं अनुसूची की बात किया था ना कि 11वीं अनुसूची में क्या क्या बात होगी। मैं कहने का मतलब संविधान क्या किया है, 11वीं अनुसूची बना दिया गया है और 29 विषय लिख दिया है। 29 मतलब 29 विषय लिख दिया है, और जब भी विधानमंडल नियम बनाएगा तो इसी 29 सब्जेक्ट को लेकर नियम बनाएगा, मतलब इसी के कॉरस्पॉन्डेंस उसको नियम बनाना है, इससे ऊपर नीचे की बातें ना हो जो अपने कोर्ट जाने पर किसी को विवश कर दे। चलिए आगे देखते हैं। 243H, पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और निधियां। पंचायत द्वारा कर आरोपण किया सकता है, मतलब पंचायतों के द्वारा अपने नागरिकों से कर वसूल सकता है पंचायत, है ना, उसकी शक्तियां है उसके पास, और उसके पास इस कर की पैसे रहेंगे। राज्य विधानमंडल जो नियम बनाए कि यदि ग्राम पंचायत में आपको जो भी फीस लेना है, टैक्स लेना है, मकान लंबा लेना है, जल कर लेना है, विद्युत कर लेना है, जो लेना है ना, वो कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा। क्या बनाएगा? कर मतलब टैक्स, शुल्क मतलब कोई भी शुल्क होता है, जैसे आपके यहाँ कोई सरकारी भवन होगा उसका उपयोग करेंगे तो उसका फीस पटाना पड़ जाएगा, है ना। यदि बाजार वगैरह है उसका शुल्क आपको पटाना पड़ता है। पथ कर मतलब कोई भी अगर रास्ता बनाया है तो इस प्रकार से वो टैक्स ले सकता है पंचायतें, ठीक है। राज्य अपने संचित निधि से भी अनुदान दे सकता है। यदि पंचायत, देखिए पंचायत चलाने के लिए कोई ना कोई आदमी रखना होगा, एक भवन होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि पंचायत वाले उसमें कर लगा सकता है, फीस वसूल कर सकता है, जो भी। लेकिन यदि इससे भी उसका काम नहीं चलेगा तो राज्य शासन अपनी निधि से उस पंचायत को पैसा देगा। जैसे बहुत सारे पैसे जाते हैं, 15 फाइनेंस का पैसा जाता है, मूलभूत का पैसा जा सकता है, और बहुत सारे पैसे हैं जो ग्राम पंचायत में, या मेनली ये कहा जाए कि राज्य शासन के द्वारा ही ग्राम पंचायत चल रहा है, खुद के कर से पंचायत चल ही नहीं सकता। जैसे आपके यहाँ अगर नल लगा होगा, पानी आ रहा होगा, बिजली लग रहा होगा, तो ये सबके लिए स्टेट गवर्नमेंट पैसा देता है ग्राम पंचायतों को या फिर जनपद पंचायतों को। पंचायतों के जमा राशि को निकालने की व्यवस्था करेगी, मतलब पंचायत के पास जो भी पैसा होगा पंचायत उसको निकालने की व्यवस्था करेगा, उसके लिए सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से पैसे निकलते हैं। 243 आई मतलब है ना, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा प्रत्येक स्टेट में। ये किसमें लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 243 आई में, ठीक है। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन। राज्यपाल प्रत्येक 5 साल हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ये प्रश्न हो सकता है आपके बनने लायक कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर, ठीक है। अब आयोग में क्या होगा? राज्य द्वारा उद्गृहित करों को पंचायतों के मध्य वितरण, कर का निर्धारण, पंचायतों की संचित निधि से पंचायतों का अनुदान। कहने का मतलब है यदि कोई टैक्स का पैसा आया है ना, टैक्स का पैसा आया है तो उसको पंचायतों के मध्य बांटना, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत को बांटना या प्रत्येक ग्राम पंचायत को बांटना, किस रेशियो पे बांटा जाएगा, कितना बांटा जाएगा, ये काम किसका है? राज्य वित्त आयोग का है। कर का निर्धारण, जो भी टैक्स वगैरह लगाते हैं उसका निर्धारण करेंगे, हम पहले पढ़ा है ना कितना टैक्स लगाना है, क्या है, तो राज्य वित्त आयोग बोलता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान देता है। अभी जितने भी राज्य सरकार पैसा देता है ग्राम पंचायत को, राज्य वित्त आयोग के अनुमति या फिर उसके अनुमोदन उपरांत ही दिया जाता है। वित्तीय सुधार मतलब किस प्रकार से और पैसा लाया जा सकता है ग्राम पंचायत में, कैसे नई नई चीजें किया जा सकता है, ये सब कार्य कौन करता है? तो ये सब वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा आयोग की संरचना नियमित दायित्व का बनाया जाएगा, मतलब राज्य विधानमंडल मतलब जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है इस वित्त आयोग का
है ना। वित्त आयोग में कितने लोग होंगे, कितना अध्यक्ष होगा, कितना सदस्य होगा, उनका भर्ती किस प्रकार से होगा, कैसा कार्य चलेगा, कैसा ऑफिस चलेगा, इन सब के लिए नियम कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल। प्रश्न बहुत बारीक बारीक पूछता है, बहुत इजीली ऐसे भी पूछा जाएगा कि आप फंस जाओगे। अगर प्रश्न पूछ जाएगा कि राज्य वित्त आयोग के लिए उसके नियम दायित्व कौन बनाता है, आपके ऑप्शन रहेगा केंद्र सरकार, राज्यपाल या फिर राज्य विधानमंडल या फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे और आप फंस जाओगे, है ना। तो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल के द्वारा नियम कानून को बनाया जाएगा राज्य वित्त आयोग के लिए। राज्यपाल आयोग की सिफारिश को विधानमंडल के समक्ष रखेगा। अब हमने यहाँ देखा है कि जो आयोग वास्तविक में अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आयोग का काम है कि अवलोकन करना कि राज्य में जो पंचायतों को पैसा दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, और बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, इन सब का रिपोर्ट किसको देगा आयोग, राज्यपाल को देगा, क्योंकि इन्होंने इसकी गठन किया है। अब राज्यपाल इस रिपोर्ट को दे देगा विधानमंडल को, लो भाई हमने एक आयोग गठित किया था जिन्होंने हमको रिपोर्ट सौंपा है कि राज्य की ग्राम पंचायत को पैसे बढ़ाने हैं, कम करने हैं, नया नियम बनाना है, क्या है, तो ये राज्यपाल को देगा, राज्यपाल दे देगा विधानमंडल को, उसके बाद विधानमंडल उसको उसमें चर्चा विमर्श करके नियम कानून बनाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका 243 जे मतलब होता है लेखाओं का परीक्षा। अभी तक हम पूरे ग्राम पंचायत को पैसा बांट चुके हैं, अब उन पैसों का सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, नियमानुसार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए राज्य विधानमंडल द्वारा लेखा परीक्षण कार्य कराया जाएगा, मतलब ऑडिट कराया जाएगा कि ग्राम पंचायतों के द्वारा पैसा सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, 243 के का मतलब होता है पंचायतों के लिए निर्वाचन, मतलब जितने भी पंचायत उसके लिए निर्वाचन कराया जाएगा। एक लाइन में याद रखिएगा। राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, निर्वाचन यहाँ पे आयोग लिख लीजिए, निर्वाचन आयोग जो अभी लागू है ना। एक तो हमने वित्त आयोग की बात किया, अब आ गया निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है ये देखिए, ये लोग आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन को देखता है, जबकि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस प्रकार के निर्वाचनों का कार्य करता है भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की निर्वाचनों का कार्य संपन्न कराने का कार्य कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, जैसे किसका करता था, वित्त आयोग का करता था, राज्य वित्त आयोग का, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी नियुक्ति करेगा। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा, जो भी निर्वाचन आयोग होगा मतदाता सूची तैयार करेगा, निर्वाचन के सभी कार्य भी करेंगे। आयुक्तों की सेवा राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पद मुक्ति का तरीका वही होगा जो उच्च न्यायालय के जज के लिए होता है, मतलब यदि कोई भी निर्वाचन आयोग मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे या जो भी होंगे, है ना, उनको पद से कैसे हटाना है, या फिर कोई अभी यदि कोई एलिगेशन लग गया है तो उसको कैसे हटाना है, तो वो सेम किसका नियम पालन करेंगे कि जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो जज को हटाने का जो रूल है, जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, उसी को फॉलो किया जाएगा। निर्वाचन नियम राज्य विधानमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, निर्वाचन नियम, ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बनाता है, निर्वाचन नियम विधानमंडल बनाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल इलेक्शन कराने का काम करता है, क्योंकि नियम बनाने का, ठीक है, जहां भी नियम की बात आएगी ना, तो नियम बनाने का कार्य केवल और केवल विधानमंडल को होता है और लोकसभा को होता है, मतलब, है ना, किसी भी आयुक्त को या किसी भी आयोग को नहीं होता है, वो केवल उन नियमों को फॉलो कराने के लिए उनकी नियुक्ति या फिर उनका गठन किया जाता है। 243L संघ राज्यों पर क्षेत्रों का प्रवर्तन, जितने भी हमारे यूनिटरी ट्रस्ट होंगे, मतलब संघ क्षेत्र होंगे, वहां पर इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, मतलब 73वां संविधान संशोधन को वहां लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा है। 243M कतिपय क्षेत्रों को इस भाग में लागू ना होना, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भी 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता। इसका मतलब कहां कहां पे है, तो अनुच्छेद जहां 244 लगा हुआ है,
मतलब जहाँ नगरीय निकाय है वहाँ हमारे 73वां संविधान संशोधन कार्य नहीं करेगा, उसका अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। पांचवी छठवीं अनुसूची में जो राज्य है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र है ना, इसके लिए स्पेशल रूल है, यहाँ पंचायतें नहीं होंगी या फिर पंचायतों के रूल यहाँ पे लागू नहीं होंगे। 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे लागू नहीं होगा। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जहाँ जिला प्रतिशत विद्यमान है ना, जहाँ जिला परिषद विद्यमान है यहाँ भी लागू नहीं होगा। नागालैंड हो गया, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, गोरखा हिल परिषद, यहाँ भी 73वां संविधान संशोधन के को भी जो भी नियम बन रहे हैं वो वहाँ पे लागू नहीं होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। राज्य विधानमंडल चाहे तो अन्य क्षेत्रों में भी लागू से रोक सकता है। यदि आप मान लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पंचायती राज को कहीं भी रोक लगा सकता है, इसके लिए विधानमंडल के पास फुल पावर रहती है। या मान लेते हैं कोई एक जिला हो गया, जैसे बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, यदि उनको लगता है कि ये टोटल आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पंचायतें नहीं होनी चाहिए, तो पंचायत को हटा देगा, वहाँ पे कम्प्लीटली पेशा क्षेत्र आ जाएगा, ऐसा टाइप का होगा ये। ठीक है, संसद इसे और क्षेत्रों में विस्तार कर सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यदि संसद इसको और विस्तार करती है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब आते हैं आपके पास 243N, विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, जब बना 1992 में और लागू हुआ 1993 में, तो उस टाइम जिस स्टेट में यदि कोई पंचायत चल रही थी है ना, तो वो अपने कार्यकाल तक रहेंगे। अधिनियम के बनने के समय जो नियम पहले से बना दिए थे वो 1 साल तक पूर्व में बनी रहेंगी, है ना, जब तक उसका अंत ना हो। यदि राज्य सरकार चाहे तो उसको विघटन कर सकता है। बहुत सारे ऐसा होता है, मान लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में यदि कोई पंचायत हमारे यहाँ चल रही थी, वैसे तो संविधान संशोधन हुआ नहीं था उससे पहले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे राज्यों को आदेश दे दिया था कि आप पंचायतों को संचालन कीजिए। यदि ऐसा पंचायत चल रहा है तो वो पंचायत इस 73वें संविधान संशोधन के लागू के 1 साल तक वो बनी रहेंगी, और यदि राज्य सरकार चाहे तो उसको विघटन भी कर सकती है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन आ चुका है। 243O, निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप। अब निर्वाचन मामलों में न्यायालय नहीं जा सकते ऐसा लिखा है, लेकिन मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग बात बात पर न्यायालय चले जाते हैं। अब ये कहाँ तक के लिए लिया था ये स्पष्ट फिलहाल नहीं है। ठीक है, लोग तो छोटी छोटी बातों में न्यायालय चले जाते हैं, कोई आरक्षण गलत हो गया, कोई चुनाव गलत हो गया, है ना, तो ये वाला पार्ट बस मुझे समझ नहीं आया है। जो जिसको समझ में आएगा मेरे को समझा देना। ठीक है, परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यदि कुछ भी परिसीमन हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, इसके लिए ऐसा लिखा गया कि आप वो न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये यदि आप याद करना चाहते हैं तो शॉर्टकट आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने 243 में क्या देखा था, परिभाषा देखा था। कई बार ये मैच द फॉलोइंग में आता है, याद रखिएगा। 243 में क्या है, ग्राम सभा की बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है बिल्ड, मतलब बी से बिल्ड, मैं याद रखता हूँ इसे, ABCD छोड़ दी, इसको छोड़ दी, 243 सब में सेम है। ABCD रखिए, ए से ग्राम सभा, बी से बी फॉर बिल्ड, बिल्ड को हम कहते हैं गठन। ठीक है, और सी से संरचना, याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों की संरचना, इस प्रकार स्पष्ट पूछा जाता है ना। डी से डिवाइड, डिवाइड को मैं लिखता हूँ आरक्षण करके, मतलब आरक्षण करके अलग अलग कर देते हैं ना, तो इसको मैं आरक्षण से याद किया हूँ, डी फॉर डिवाइड। ई से क्या याद कर सकते हैं, ई से मेरे ख्याल से होता है कार्यकाल होगा। ठीक है, ये होगा आपका कार्यकाल, कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। एफ से फेथ, फेथ, फेथ मतलब निर्हरता, फेथ मतलब आप उसके लायक हैं कि नहीं है, फेथ। जी से होता है आपका ग्रेविटी बोल सकते हैं क्या, तो ये होता है आपकी शक्ति वगैरह होता है, शक्ति। और एच, देखिए टैक्स, हैक्स ऐसे याद हो रहा है क्या, हैस टैक्स, है ना, तो एस हो जाता है आपका टैक्स, तो ग्राम पंचायत जो टैक्स लगाती है, हैस टैक्स, ऐसा कुछ करके याद कर लीजिएगा। आई से यहाँ पे लिखा गया, आई मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वित्तीय निर्वाचन आयोग। इनकम, आई से इनकम होगा, आई से इनकम कर सकते हैं क्या, इनकम कर सकते हैं, तो ये होगा आपका राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। और जे से हो जाएगा ज्येष्ठ संपरीक्षक, कभी पद का नाम सुने हैं, ज्येष्ठ संपरीक्षक का काम होता है लेखा का जांच करना, मतलब ऑडिट, हाँ, इसको लेखा परीक्षा करके हमने पढ़ा था। के से आप क्या याद रखेंगे, के से हो जाएगा आपका चुनाव, के से आप चुनाव, इसको याद रखिएगा। एल से लागू नहीं होना,
एक बार लिखे ना, एल से ये लागू नहीं होता, कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी पे लागू नहीं होता। एम मतलब कतिपय क्षेत्रों में, कतिपय मतलब क्या हो जाए, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। और एन से हमने क्या पढ़ा था, ओ से तो मेरे को अच्छे से याद है, ओ से ये क्या, आप कहाँ नहीं जा सकते, ओ से आप कहाँ नहीं जा सकते, ओ से आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, ओ से आप कहाँ नहीं जा सकते, न्यायालय जा सकते। एन से मैं भूल रहा हूँ, एन को क्या याद करेंगे, हाँ, विद्यमान विधियों का निरंतरता। तो एन से याद रख लीजिए निरंतरता, याद रख लीजिए विद्यमान विधियों का निरंतरता। तो इस फॉर्मेट आप याद रख लीजिएगा। 243 में परिभाषा है, ए से ग्राम सभा, बी से बिल्ड मतलब गठन, सी से संरचना, डी से डिवाइड डिवाइड आरक्षण, ई से कार्यकाल को याद रख लिए, एफ से फेथ फेथ मतलब निर्भरता, जी से जो ग्रेविटी याद करते हैं ना, ग्रेविटी मतलब शक्ति, उसी प्रकार से ये सैविक शक्ति याद रखिएगा। एच से हैक्स टैक्स इस प्रकार से याद रखिएगा। आई से राज्य वित्त आयोग, जे से ऑडिट और के से चुनाव। तो यहाँ पे आप ये याद कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आपके राज्य चुनाव आयोग भी याद कर सकते हैं यहाँ से। एल से लागू नहीं होना, एम से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, एन से निरंतरता, ओ से न्यायालय आप नहीं जा सकते। तो आज हमने पूरे 73वां संविधान संशोधन के टॉपिक को खत्म कर दिया है। इसके बाद यदि आपके मन में कुछ संशय रहा हो तो आप कमेंट करके जवाब पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।